साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और सीएसआईआर के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। उसी के क्रम में यहाँ पे जो क्वेश्चन आईडी है वो आपकी 224 है। और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक चीज जो आपको मैंने मेरे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको बोला है कि आपको इसमें कोई भी बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता है तो एटलीस्ट आप इनिबिटर्स जरूर तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। थोड़ा टफ होता है, इसीलिए आपके पास अभी 2 ढाई महीने का समय है। चाहे वो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जितने भी इनिबिटर हैं, मतलब आपके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, या आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ते हैं, या कैंसर के लिए कौन-कौन सी दवा है, तो इस तरीके की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसी इन्फॉर्मेशन पे ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 4 नंबर आपके झोली में कैसे आ सकता है उसको यहाँ पे देखिएगा कि सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता है और केवल आपको ये पता है कि कुछ आपके इंपॉर्टेंट इनिबिटर्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसमें जब आप जाएंगे तो आपके साइनाइड जो होता है ये आपका एक केमिकल वेरफर एजेंट है, जो कि आपका एक टॉक्सिक है। अब ये क्यों टॉक्सिक है, और आपको बहुत सारे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है। अब यहाँ पे बोला है कि ये बाइंड करता है हीम ए3 इन द माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज और कॉम्प्लेक्स 4। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है, अगर मैं उसको छोटे में अगर आपको समझाना चाहूँ तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। हर कॉम्प्लेक्स के अपने अपने बहुत सारे इनिबिटर्स होते हैं। वो नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए होमवर्क है, इसको याद कर लेना, देखकर आसानी से मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे नाम आपको मिलेगा, जिसमें आपका एमाइटल आता है, ठीक है? और भी बहुत सारे आपके एंटीमाइसिन ए आता है। इस तरीके के बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी गैसेस होती हैं, बस एक पॉइंट याद रख लेना, गैस जो होती हैं, गैसेस जो होती हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स 4 के इन्हिबिटर होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने साइनाइड का नाम लिया है, और साइनाइड का फॉर्मूला भी याद रखना। इस तरीके से आप साइनाइड लिखोगे, इसी तरीके से आपका एजाइड होता है, ठीक है? ये भी आपके जो गैस होते हैं। और एक आपका गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपने बहुत पढ़ा होगा बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करके बहुत सारी दिक्कतें करता है, मृत्यु हो जाती है लोगों की। तो ये जो आपके 3 गैस हैं, साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपके कॉम्प्लेक्स 4 के इनिबिटर हैं। तो ये अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट पर मैं श्योर हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा ट्रू है, और मुझे दुनियादारी नहीं पता है। सपोज अगर मैंने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा है, मैंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन नहीं पढ़ा, मैं टिम टॉम को नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? क्योंकि ए स्टेटमेंट पर मैं ट्रू हूं। यानी कि मुझसे कह रहा है कि आपको ये पहचानना था कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो आपका करेक्ट है। तो यानी कि जहां पे अगर आपको ए दिया गया है उसको मुझे रखना होगा, और यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो मेरा कट जाएगा कि ये मेरा नहीं है। ठीक है, कम से कम एक ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट किया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इसके रिगार्डिंग और आगे पढ़ेंगे, तो चूंकि मैंने बताया कि ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का इनिबिटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनिबिट किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को करेगा, जिससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, सी ऑप्शन यहाँ दिया गया है, बी जहां जहां जिक्र है तो मुझे बी को ही उठाना है। तो बी अगर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। और बी मुझे कहाँ पे दिख रहा है? इस ऑप्शन में दिख रहा है। और मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है? इस ऑप्शन में दिख रहा है। तो अब हम थोड़ा सा इसको और वेरीफाई करते हैं कि क्या चीजें और हो सकती हैं। तो क्या कह रहा है कि डायरेक्टली ब्लॉक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की कहानी है, तो डीएनए रेप्लिकेशन की स्टोरी ही नहीं बनेगी, यानी कि ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका जहां रखा हुआ है उसको काट दीजिए। तो यानी कि अब जो आपका ऑप्शन बनकर निकल कर आएगा वो आपको ए, बी और डी में देखना है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ब्लॉक द प्रोटीन ट्रैफिकिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बाय अफेक्टिंग टिम टॉम चैनल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब आप इंपोर्ट पढ़ते हैं तो वहां पे टिम टॉम कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोटीन को इंपोर्ट करा ही नहीं रहे हैं। तो यानी कि सी और डी ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये साइनाइड की स्टोरी जो है ये केवल और केवल कहां से ली जाती है? कहां से ली जाती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ली जाती है। तो यानी कि सी ऑप्शन मेरा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन में अगर मैं देखना चाहूँ तो बहुत ही आसानी के साथ मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन ट्रेस
करने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सी ऑप्शन मैंने यहाँ काट दिया, सी ऑप्शन यहाँ काट दिया, डी ऑप्शन यहाँ काट दिया, बचा मेरा केवल ए और बी ऑप्शन। तो यानी कि क्वेश्चन आईडी 224 है, 894 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको फाइनल की में भी आपको दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके लिए होमवर्क है कि आप जितने भी इनहिबिटर्स हैं, आप किसी की भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, गूगल है, उसको सर्च करके अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे से लिख डालिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन को और यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C2 साइकिल आपका फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, और मैंने बोल रखा है आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मेरे पढ़ाने का इंतजार मत करिए, ये आपके 12th लेवल से ही क्वेश्चन है। मतलब मैं तो कहूंगा कि अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर में, ये नीट का बच्चा सॉल्व कर लेगा। ठीक है। तो आप अगर आपको तैयारी करने में भी दिक्कत आ रही है, तो आप किसी भी नीट के एजुकेटर को भी देखकर आप ये C2 साइकिल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इससे ज्यादा खुल के मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है। और बाकी मैं जब आऊंगा तो मैं तो अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको इस चीज को जरूर पढ़ाऊंगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, फोटो रेस्पिरेशन पाथवे के दिए गए हैं, जो कि आपके प्लांट में है। अब बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताया था, इसको प्लांट के केस में एक वेस्टफुल प्रोसेस कहा गया है। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस कहा गया है? 3 ऑर्गेनेल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपका लाइन से क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर आपका पेरोक्सीसोम होता है, और अल्टीमेटली लास्ट स्टेप जो होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये 3 सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट 2 कार्बन कंपाउंड जो कि आपका सिंथेसाइज होता है बाय द एक्शन ऑफ रुबिस्को इन द क्लोरोप्लास्ट इज द ग्लाइकोलेट। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। जब आपका जो आपका कंपाउंड होता है वो आपके 3 कार्बन और 2 कार्बन में ब्रेक हो जाता है, एक आपका पीजीए में ब्रेक हो जाता है, फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड में, और एक मॉलिक्यूल आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, या आप उसको ग्लाइकोलेट भी कह सकते हैं। तो ये आपका ग्लाइकोलेट जो होता है आपका 2 कार्बन कंपाउंड होता है। बाकी आप फिगर के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो ये मैंने लगाया हुआ है, जो कि आपका फोटो रेस्पिरेशन का है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका पेरोक्सीसोम है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा आरयूबीपी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और ग्लाइकोलेट यहाँ पे बनता है, और ग्लाइकोलेट जो है याद रखिएगा 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो मुझे इस स्टेटमेंट में कोई समस्या नहीं, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल ये क्वेश्चन उन्होंने किया है कि इस स्टेटमेंट को इन्होंने इनकरेक्ट बोला है, बट मुझे इस स्टेटमेंट में कोई समस्या नजर नहीं आ रही है कि फर्स्ट 2 कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज बाय द एक्शन ऑफ रुबिस्को ही काम करेगा। ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ द रुबिस्को, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम ही काम करेगा। क्लोरोप्लास्ट से जो बनेगा वो आपका ग्लाइकोलेट बनेगा, और यहाँ पे ये चीजें मेंशन है, तो मैं इस स्टेटमेंट को सही मानता हूँ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये को मैं भी ट्रू मान लेता हूँ। ग्लाइकोलेट एग्जिस्ट द क्लोरोप्लास्ट एंड इंटर द पेरोक्सीसोम। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका ग्लाइकोलेट बना है क्लोरोप्लास्ट में, वो पेरोक्सीसोम में जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोलेट डिफ्यूज इनटू द पेरोक्सीसोम वेयर इट कन्वर्ट टू द ग्लाइसिन, यानी कि ग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम में जाता है। ये बात भी मेरी क्या है, ट्रू है। ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ग्लाइकोलेट दैट इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द C2 साइकिल इंटर द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। गलत बात भाई, क्लोरोप्लास्ट में कहां से इंटर कर जाएगा, ये तो क्लोरोप्लास्ट में बन ही रहा है। तो सी स्टेटमेंट जो होगा वो मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो अब मैं ऑप्शन की छटनी कर लेता हूं। जहां जहां मुझे सी दिख रहे हैं उनको मैं अभी रखूंगा, और जहां मुझे बी दिख रहे हैं, मतलब उसके रिमेनिंग कोई दिख रहा है, तो मैं उसको कैंसिल आउट कर दूंगा। तो ए और बी आपका कट जाएगा। यहाँ भी सी दिया है, यहाँ भी सी दिया है, यहाँ भी सी दिया है, तो मुझे बाकी ऑप्शंस भी देखने होंगे कि क्या मैं और ऑप्शंस पे जाऊं। इसके बाद कह रहा है कि ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सीसोम टू द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो आपका ग्लाइसिन होता है वो पेरोक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाता है। तो यहाँ पर भी ये बात लिखा है कि ग्लाइसिन मूव्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड कन्वर्ट हो जाता है सीरीन में, और एक CO2 का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में ही रिलीज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि ये स्टेटमेंट भी जो है वो मेरा ट्रू है। तो यानी कि मुझे जो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट लग रही है, अगर मैं सी के कॉम्बिनेशन में जाता हूं, अगर डी सही है, तो यहाँ पर भी आपको डी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको डी देखने को मिल रहा है। तो यानी कि जब डी ऑप्शन आपका सही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब आप डी को कैसे इस वाले ऑप्शन में रख सकते हैं। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, इस वाले सी पर हम जाएंगे, और इन्होंने जो अपने राइट आंसर में दिया है वो ए और सी को दिया है। हालांकि यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये सी ओनली लिखते तो ज्यादा बेटर होता, बट इन्होंने जो इसका राइट आंसर दिया है वो 246 का 982 दिया है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये नियर अबाउट में गए हैं, और इन्होंने ए और सी को गलत बोल दिया है। ठीक है। मतलब बी और ए में तो बी में तो कंफ्यूजन थी ही नहीं। ठीक है।
और डी को भी नहीं ला सकते हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। बाकी फोटो रेस्पिरेशन आपको पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मोटी-मोटी चीजें मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 ऑर्गेनेल थे। क्लोरोप्लास्ट में आरयूबीपी ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ग्लाइकोलेट बनाया, 2 कार्बन कंपाउंड था। ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में आया, जो कि पेरोक्सिसोम में ग्लाइसिन बन गया। ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आया, जहां पे वो सेरीन का फॉर्मेशन किया। सेरीन जो था ये आपका 4 कार्बन का कंपाउंड था। एक यहाँ पे CO2 जो है वो आपका रिलीज हो गया। इसके बाद सीरीन मूव्स बैक टू द पेरोक्सिसोम में वापस जाता है, जहां से वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरेट जो होता है ये मूव्स टू द क्लोरोप्लास्ट वेयर इट इज कन्वर्टेड टू 3 फॉस्फोग्लिसरॉल एंड इंटर द कैल्विन साइकिल में ये आपका इंटर कर जाता है। तो इस तरीके से ये सारी कहानी आपकी फोटो रेस्पिरेशन की चलती है। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका सेल सिग्नलिंग है। जीपीसीआर मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे बनाया है और बस एक शब्द का खेल करके आपसे फंसाया है इस क्वेश्चन में, जहाँ पे बच्चों ने गलत किया होगा। कह रहे हैं कि ऑल्दो अ मेजरली जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्ट थ्रू एडेनाइल साइक्लेज, बिल्कुल सही बात। मैनी ऑफ देम जीपीसीआर एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय एक्टिवेटिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम फास्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करते हैं। दीज रिसेप्टर एक्टिवेट सो कॉल्ड आइनोसाइटोल फॉस्फोलिपिड को पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, मेनली वाया द जी प्रोटीन, जो कि आपका जी क्यू होता है, जो कि फास्फोलाइपेज बी को करेगा। फिर वे दैट जीएस एक्टिवेट होगा। कुल मिला के सारी कहानी उन्होंने बता दिया है और आपसे कह रहे हैं कि मेंशन बिलो आर द सम ऑफ द स्टेप विद फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइनोसाइटोल फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग पाथवे। कौन सा इसमें गलत है, बस ये चीज आपको बनाना है जीपीसीआर में। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस बताने हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें जो आपका गलत ऑप्शन है वो आपका 951 स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। कैसे गलत है उसको मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे, IP3 इज ए स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द IP3 रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयरबाय इंक्रीजिंग कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द साइटोसोल। अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई है बेटा, कि जब आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, PIP2 होता है, ये मैंने आपको रटवाया भी है कि GA मॉलिक्यूल जो होता है ये आपका ब्रेक हो जाता है IP3 और डैक मॉलिक्यूल में। डैक जो होता है वो वेरियस प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है और IP3 जो होता है ये आपके क्या करता है, कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है। और कैल्शियम चैनल को जब ये ओपन करने का काम करता है तो ये किसके ऊपर से कैल्शियम निकालेगा, कैल्शियम का जो रिजर्वायर होता है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माना जाता है। ठीक है, जो कि आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आप बोल सकते हैं। तो यानी कि ER से निकालता है। ठीक है, तो यानी कि इसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर नहीं होगा कि वहां से वो IP3 का रिसेप्टर होगा, जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड करेगा, जिससे वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो इन्होंने गलत किया है, इसी की वजह से ये सारी कहानी जो है वो पलट गई है। बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे डिट्टो सही है मेरे। आप जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स वाले वीडियो पे जाइएगा और आपको वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मतलब ऑप्शंस में जो यहाँ पे बातें लिखी गई हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। फास्फोलाइपेज बी क्लीव करता है PIP2 को, जनरेट करेगा IP3 और डैक को, जो कि मैंने बता दिया, ये आपका ट्रू ऑप्शन है। डैग जो होता है वो फर्दर एक्टिवेट करते हैं आपके फर्दर क्लीव टू रिलीज अर्कडोनिक एसिड विच यूज इन द सिंथेसिस ऑफ इकोसोनाइट प्रोस्टाग्लैंडिन। और आल्सो वही प्रोटीन काइनेज की बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताया कि डैग जो होते हैं वो बहुत सारे प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। और फास्फोलाइपेज बीटा एक्ट ऑन PIP2 विच इज प्रेजेंट इन द इनर हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर पे पड़ा होता है। तो ये भी बात आपकी सही है। यहाँ पर जो गलत था वो IP3 के जो रिसेप्टर इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर दिखा दिया, ये इन्होंने गलत बात बोली है। तो यानी कि जो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन मैं कहूंगा वो आपका 238 का जो क्वेश्चन आईडी है और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका 951 ऑप्शन आईडी हो जाएगी। यानी IP3 आपको याद रखना है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, पूरा घुमा जरा के इन्होंने बताया, लेकिन जीपीसीआर मेरे साथ अगर आपने पढ़ाई किया है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप करके आओगे और बिल्कुल करना चाहिए। IP3 कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है, जिससे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपका और है जो कि आपका ग्राफ बना के पूछा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक इम्यूनोलॉजी यहाँ पे लगने वाली है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है। कह रहा है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है जिसको क्लियर किया जाता है साइटोलिसिस बाय नेचुरल किलर सेल्स और CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक T lymphocytes है। Which of the following graph correctly represent the change in the cell number of the two cell type during the course of viral infection considering that the virus is cleared by 14वें दिन पे वायरस जो
है वो खत्म हो जा रहा है। तो 2 ग्राफ दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि अगर वायरस इन्फेक्शन हो रहा है तो किस तरीके से ये पॉपुलेशन एक्टिव होगी। अब आप ये बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपका नेचुरल किलर सेल्स होती हैं बेसिकली ये आपकी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं, और CD8 पॉजिटिव टी सेल्स जो होती हैं ये आपकी एडाप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट में आती हैं। यानी कि अगर मैं मोटा-मोटा बात कहूं तो ये आपकी जो आपके CD8 पॉजिटिव टी सेल्स वगैरह जो होती हैं, जब बहुत सारे लिम्फोसाइट्स या कह सकते हैं कि आपके बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स जब रिलीज होते हैं तो उनके माध्यम से ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में आता है और ये आपका इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स है। तो जब कभी भी आपको इन्फेक्शन होगा वायरस तो नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं याद रखिएगा, जो कि वायरस इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स कह लो और कैंसर सेल को किल करने के काम आती हैं। याद रखिएगा नेचुरल किलर सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा रोल देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जब आपकी कभी भी कोई इन्फेक्शन होगा तो आपका सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिव होता है और उसके कुछ देर बाद जो होगा वो आपकी एडाप्टिव इम्यूनिटी जो होगी, मतलब टी सेल्स या बी सेल्स, मतलब जब तक उनकी प्रोसेसिंग होगी ना, ऐसे थोड़े ना बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिव हो जाती है, उनको जब तक पेप्टाइड के फॉर्म में एंटीजन नहीं दिखाओगे तब तक वो थोड़े ना एक्टिव हो जाएंगी। तो यानी कि इसमें कुछ गैप होता है, थोड़े देर बाद आपकी ये सिस्टम जो होती हैं बी सेल्स और टी सेल्स जो होती हैं वो आपकी एक्टिव होती हैं। तो यानी कि अगर आप इसमें ग्राफ को समझना चाहें, जो कि आपको एक ग्राफ बताना है कि सबसे पहले क्या एक्टिव होगा, कैसे इनका रेशियो होगा, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो ये ग्राफ बनाया है इन्होंने, अगर मैं सेकंड ग्राफ को यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो इन्होंने सबसे पहले वायरस स्पेसिफिक CD8 पॉजिटिव का ग्राफ ऊपर चढ़ा दिया, फिर नेचुरल किलर का लगभग साथ साथ लेके आ रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी केस में CD8 पॉजिटिव पहले नहीं एक्टिवेट हो जाएगा, पहले उसका लेवल नहीं आएगा। सबसे पहले नेचुरल किलर सेल क्या करेगी, उनको डिटेक्ट करेंगी। तो नेचुरल किलर सेल्स कम नहीं हो सकती हैं, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से नेचुरल किलर सेल का लेवल बाद में बढ़ रहा है, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स ही पहली सेल्स हैं जो उस पर्टिकुलर वायरस को पहचान कर अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बचेगा वो आपका दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, ये दोनों ही ऑप्शन लगभग सही बताया है कि नेचुरल किलर सेल पहले बन रही है, फिर आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स बन रही है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका जो काउंट क्या होगा, इसका जो रेशियो क्या होगा, जो सही ग्राफ होगा वो आपका 937 ग्राफ होगा, कि पहले आपका नेचुरल किलर सेल्स का लेवल बढ़ेगा और बढ़ने के बाद जब ये अपनी सिग्नल दे देंगी उसके बाद इनका लेवल जो होगा वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। और जब इनका लेवल कम होगा, क्योंकि यहाँ से सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है, अब टी सेल्स जो होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स ने क्या किया, जितना इसके पास क्षमता थी इसने प्रयास किया कि मैं वायरस को मार दूं। मान लो कि हो सकता है कि ये 50% वायरस को मारने में कामयाब भी हुआ होगा, लेकिन इसने अपने साथ बहुत सारे ऐसे इंटरल्यूकिन भी सिक्रिएट किए। ठीक है, जिसने क्या किया, मान लो कि इसने आईएल इंटरल्यूकिन को सिक्रीट किया और सिक्रीट करने के बाद जो आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स थी उनको एक्टिवेट करा दिया प्रोटीन की प्रोसेसिंग करके या जो भी काम करके। ठीक है, अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होंगी, जो वायरस को किल करने के लिए स्पेसिफिक CD8 पॉजिटिव सेल्स होंगे, अब उनका लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं, तो ये कहानी बन जाएगी। यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स का लेवल जो होगा वो यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट दिखाया है, तो ऐसा नहीं होता है, या इसके बाद वायरस स्पेसिफिक गिरेंगी नहीं। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका 937, जो आपका 235 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका 237 निकल कर आएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते थे, या किस तरीके से अप्रोच लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका एक पीके वैल्यू पूछा है, बहुत ही आसान है, जो मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोस अगर आपने फॉलो किए होंगे तो मैंने वहां पे आपको ट्रिक बताया है कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पीके आपको दिया गया है एक ट्राईपेप्टाइड का, और आपसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो नियरेस्ट पीएच है उनको जोड़ के डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो आपका नियरेस्ट पीएच होगा, मान लो 10.5 एक ले लो। ठीक है, और ये 2 तो बहुत दूर हो गया है, 9.8 ले लो। 10.5 और 9.8 लेकर 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसमें आप जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, अगर आप इसको जोड़ना चाहें
तो लगभग मान लीजिए कि ये आपका 21 के आसपास आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा 10.15। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, 4 नंबर में आपको बोनस क्वेश्चन मैं कहूंगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे देख लिए हैं जो आपको डेफिनेटली समझ में आए होंगे, कैसे आगे पढ़ाई कर सकते हैं, क्या-क्या चीजें आपको और देखनी है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी